अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कारकुनों को जल्द इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल देने का ऐलान कर दिया है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो बड़े डाकू जमानत पर थे उन्हें मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। हुकूमत ने मरासले पर कमीशन बनाने का फैसला किया है। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मरासले पर खुली समाअत हो। मैं किसी किस्म का तजाद नहीं चाहता। गलतियां सुधारने का बस एक ही तरीका है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमें वोट दें या ना दें, लेकिन लोटों को वोट दिया तो ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए? मैं रूस इसलिए गया, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हो। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बोलियां लगी जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं। बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूँ कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह। अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूँ। उनके अपने मुल्कों में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया कि कमीशन बनाएंगे वो मरासले के ऊपर। हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान को नाअहल करार देने की साजिश का इंकशाफ कर दिया। शाह महमूद कुरैशी मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में बोले कि हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है। शेख रशीद ने इमरान खान को नुकसान पहुंचने पर मुल्क में खाना जंगी का खदशा जाहिर कर दिया है। PTI के लाहौर जलसे में कारकुनों का जोश खरोश दीदनी था। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल करने का फैसला किया है। इन्होंने फैसला किया है कि एक नई साजिश के जरिए ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? क्या इस साजिश को कामयाब होने दोगे? जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो की लंदन यात्रा को आसिफ जरदारी को सदर बनवाने की कोशिश करार दिया। बोले इमरान खान का बाल भी बिका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। सारी दुनिया सुन ले, अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। कोई
کے رہنما اسد عمر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ قائد اعظم نے اسی میدان میں مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کا اعلان کیا تھا۔ قائد اعظم نے جدوجہد سے خواب کو حقیقت میں بدلا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی۔ عمران خان بھی عوام کے تعاون سے قوم کو غلامی سے نجات دلائیں گے۔ دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکا کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ پی ٹی آئی کے لاہور میں ہونے والے جلسے کے دوران پنڈال میں روس اور افغانستان کے پرچم بھی لہراتے دکھائی دیے۔ جلسے میں شریک کارکن نے قومی پرچم کے ساتھ روس کا پرچم بھی اٹھائے رکھا تھا۔ روسی پرچم عمران خان کے خطاب کے دوران بھی کئی بار کیمرے کی زد میں آیا۔ بعض کارکنان نے فلسطین کا پرچم بھی تھام رکھا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا غلطی ہو گئی ہے، اب یہی طریقہ ہے کہ فوری انتخابات کروائیں۔ عمران خان غلطی کا تانا کس کو دے رہے تھے یہ تو واضح نہیں، لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے ٹویٹ سے اس کا جواب دے دیا۔ کہا غلطی ٹھیک ہو گئی، اب غلطی کے ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ معیشت تباہ کر کے میر جعفر نیازی نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی۔ حکومت بدلتے ہی امپورٹڈ وزیر اینڈ مشیر واپس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صوبائی سعید خانی کا کہنا ہے کہ بنی گالا کے شہنشاہ پی ایم ہاؤس آنے جانے کے لیے جس 55 روپے فی کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، اس کا خرچہ 1 ارب روپے سے زیادہ آیا ہے۔ کرپشن سامنے آنے کے بعد امریکی خط کا چورن بے نقاب ہو رہا ہے۔ کہ اب عمران خان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے روزانہ نئے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اب آپ کے سامنے یہ کہانی آئی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ 55 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہے، اور جب خرچہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر خرچ ہوا ہے۔ صرف جو سلطنت کے شہنشاہ تھے وہ بنی گالا سے پی ایم ہاؤس آتے تھے اور یہاں سے جاتے تھے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی نالائکیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو لوگوں میں چورن بیچ رہے ہیں نا امریکی خط کا، وہ بھی بے نقاب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے تو نکالا گیا تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف عالمی سازش کی گئی۔ عمران خان کا 4 سالہ دور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے کہ غیر جمہوری شخص کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، ہم نے غیر جمہوری شخص کو جمہوری طریقے سے ہٹایا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی معاملات میں اتفاق رائے سے ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے، تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں، اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کے مشترکہ پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بولے، عمران خان نے ملک میں بد اخلاقی اور غنڈہ گردی کا کلچر پیدا کیا، پاکستان میں جو ڈیمیج ہو گیا ہے اسے ریپیئر کرنا ہے۔ تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کو قسم نہیں چھوڑی، تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے وہ؟ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان جگہ جگہ جا کر بھیک مانگتا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا IMF جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، ہم نے تو خودکشی کرتے نہیں دیکھا۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک تاریخی کامیابی ہے۔ آج کی ملاقات اتنی ہی اہم ہے جتنی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ملاقات تھی۔ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق، پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بہتری کی طرف چل سکتا ہے، اور میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا انپٹ کے ساتھ ہم نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا اور کہا بلاول بھٹو زرداری سے آج پھر ملاقات ہوگی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم لاپتہ افراد بازیاب نہیں کرا سکتے تو بتا دیں تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم دفاتر صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ایم کیو ایم کو انتخابات کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر وزیر اعظم نہیں کرا سکتا اس کو بتانا چاہیے کہ میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، تاکہ پورے پاکستان کو پتہ لگ جائے۔ لاپتہ افراد
बाप को ढूंढना मुल्क का सरबराह जो है उसके इख्तियार में नहीं है, तो फिर उनसे बात ही नहीं करेंगे। हम खिदमत में सियासत नहीं कर रहे, सियासत में खिदमत कर रहे हैं। आज आपका रास्ता रोकने वाले खुद रास्ता भटक चुके हैं। हम ऑफिस सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। MQM को किसी तैयारी की जरूरत नहीं करनी पड़ती। हमारे जिम्मेदारान, हमारे मुंतखब लोग आवाम के दरमियान रहते हैं, सांस लेते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। वोट मांगने नहीं जाना पड़ता। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजा सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक मीरान शाह पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को सरहद पार बाड़ लगाने की सूरत हाल समेत मग़रिबी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में कामयाबी पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुसल्लह फ़ौज और कौम की दिलेराना कोशिशों की बदौलत दहशतगर्दी ख़त्म करने में कामयाब हुए। कौम इस कोशिश में मुत्तहिद है और हम मिलकर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से नाइजीरियन हममनसब ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में, जिसमें दो तरफा दिफाई ताउन के उमूर बशमूल सिक्योरिटी, फौजी तबादलों, तरबियत और मौजूदा इलाकाई माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रजा ने नाइजीरिया और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और देरीना दो तरफा दिफाई ताल्लुकात का इयादा किया। मुलाकात में नाइजीरियन चीफ ने JF-17 लड़ाका तैयारों की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर नाइजीरियन चीफ ने कहा कि JF-17 तैयारा अपनी मुनफरिद जंगी सलाहियतों के साथ नाइजीरिया की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। नाइजीरियन चीफ ने मजीद कहा कि बाहमी मुफीद बातचीत और राब्तों से दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं। दोनों अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुफाहमत में भी इजाफा हुआ है। दीगर खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध हुकूमत ने बड़े मंसूबे की तैयारी मुकम्मल कर ली है। गाड़ियों की लंबी कतारों में नजर आने वाली जौहर चौरंगी पर अब अंडरपास और फ्लाई ओवर बनने जा रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं जौहर चौरंगी के उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पर मिलेनियम मॉल जौहर मोड़ से रोड जो है जौहर चौरंगी की तरफ आता है, समामा जो कि यूनिवर्सिटी रोड है उधर से जौहर की तरफ लिंक करता है और पहलवान रोड की तरफ से। अब यहाँ पर एक बड़ा मंसूबा जो है वो बनने जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब फ्लाईओवर और जो है अंडरपास बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के शदीद मसाइल का सामना रहता था। ऑफिस के बाद सिर्फ जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी आने तक मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करना पड़ जाता था, क्योंकि काफ़ी टाइम और ट्रैफिक, क्योंकि दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आती थी, सिग्नल थे और वेट ज़्यादा करना पड़ता था। बताया ये भी किया है डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कि 1 अरब 69 करोड़ के लागत से ये मंसूबा बनाया जाएगा। जो टेंडर है वो दे दिया गया है, दरखास्तें मौसूल हो गई हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की जानिब से, जबकि 2 साल में बताया गया है कि इसको मुकम्मल करना होगा और ईद के बाद जो है इस पर काम बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। ताहम जौहर में रहने वालों के लिए यकीनी तौर पे एक आसानी पैदा करेगा और इन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर सफ़र कर रहे थे कई अरसे से, उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ईद के बाद जो है बाकायदा इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू में बनने वाला बाईपास सिर्फ हुकूमती दावों तक ही महदूद हो चुका है। मरी रोड पर बाराकहू बाईपास का बोर्ड तो लगा दिया गया, मगर ये मंसूबा ताहाल शुरू ना हो सका, जिसके बायस मरी रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बना हुआ है। तफसीलात बता रही है हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराकहू मेन मरी रोड के मुकाम पर, जहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन चुका है। ये वाहिद रोड है जहाँ से ट्रैफिक का जो है वो मरी की तरफ भी जो ट्रैफिक जाना होता है वो भी इसी रोड से होकर जो है वो जाती है। यहाँ पर जो है बाराकहू बाईपास जो है वो बननी थी, कई हुकूमतें आई, ये दावे भी
देखिए कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम को काबू करने के लिए यहाँ पर जो बाराकाहू बाईपास है वो बनाया जाएगा। उसी वजह से यहाँ पर जो बाराकाहू बाईपास का जो है वो बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई फंड या कोई तरक्याती मंसूबा जो है यहाँ पर ताहाल शुरू जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक का जो रश है वो मामूल है। यहाँ पर हमा वक्त जो है 2 घंटे तक जो है यहाँ पर लोग जो है वो रश में फंसे रहते हैं, क्योंकि ये वाहिद रोड है जो कि मरी को भी जा रही है और यहाँ पर बाराकाहू का जो इलाका है इस तरफ भी जो है ये रोड जो है वो यही आ रही है। तो यहाँ पर रश जो है वो मामूल का जो है वो मसला बन चुका है, लेकिन ताहाल यहाँ पर जो बाराकाहू बाईपास है वो नहीं बन सका। अब यहाँ पर जो एहलियान इलाका है उनका यही कहना है कि अब जो हुकूमत आई है शहबाज शरीफ ने आते साथ ही तरक्याती मंसूबों में खासा जो है वो काम करते हुए वो नज़र आए हैं। तो उनका ये मुतालबा है कि अब इस तरह भी जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दें कि यहाँ पर जो बाराकाहू बाईपास है वो बनाए, ताकि यहाँ पर आवाम को जो है वो सहूलियात मिल सके और रस से उनकी जान जो है वो छूट सके। जी, भावलनगर में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। रमज़ान बाजार में चीनी 70 रुपए के बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाने लगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ख़ाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान, आगाह कीजिएगा। तो मौजूद हूँ बहावलनगर के रमज़ान बाज़ार में। आपको बताएं कि रमज़ान बाज़ार में जो शहबाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। चीनी जो शहबाज शरीफ की जानिब से 70 रुपये किलो फ़रोख्त करने का कहा गया था, लेकिन चीनी यहाँ पर 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। आटा की बात करें तो आटा जो 450 में फ़रोख्त किया जा रहा था वो 400 में फ़रोख्त किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जो चीनी है वो यहाँ पर 70 रुपये किलो फ़रोख्त नहीं की जा रही, चीनी 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। जब हमारी आवाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मियां शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने चीनी पर रिलीफ दिया, आटे पर रिलीफ दिया है, लेकिन यहाँ पर चीनी जो है 80 में फ़रोख्त की जा रही है, 70 रुपये में चीनी नहीं दी जा रही। लोग अपने घरों से जब यहाँ पर आए तो उनका ज़हन यही था कि चीनी 70 रुपये में यहाँ से मिलेगी, लेकिन चीनी यहाँ पर 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। आवाम का वज़ीर आज़म से मुतालबा है खुदारा जो रिलीफ दिया गया है, जो पैकेज दिया गया है, उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। जी, आज़ाद कश्मीर में माह रमज़ान के दूसरे अशरे के अख्तिताम पर भी लूट मार जारी है। शहर बाग में सब्जियों और फलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। दुकानदारों ने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। हमारे नुमाइंदे वसीमुल्लाह खान इस वक्त बाग में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वसीम। बिल्कुल, माह सियाम का दूसरा अशरा भी अपने अख्तिताम पर है, लेकिन बाग में अगर हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी और जो फलों के रेट हैं वो कम नहीं हो सके हैं। सेब की बात करें तो इसमें तकरीबन 30 से 40 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से रेट ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अगर हम केले की बात करें या तरबूज की बात करें, इन तमाम चीज़ों में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इनके रेट में इजाफा होता जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हर मुसलमान माह रमज़ान में अफ्तार के वक्त इस्तेमाल करता है और उसको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रमज़ान में जो पैकेजेस का ऐलान किया गया था या इसके अलावा महंगाई को ख़त्म करने या रिलीफ पैकेजेस देने का जो ऐलान किया गया था, जो 2 दावे किए गए थे, वो सारे यहाँ पर हवा में नज़र आ रहे हैं। जो आम लोग हैं वो आज भी ये शिकायत कर रहे हैं कि जो सब्ज़ी और फलों के जो रेट हैं वो रमज़ान ख़त्म होने के करीब भी नीचे नहीं आ सके, अभी भी ऊपर जा रहे हैं। जी, सक्खर में ईद की खरीदारी के लिए तिजारती मराकज़ पर रौनकों में इजाफा हो गया है। तिजारती और कारोबारी बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए ख़वातीन और बच्चों के रश में भी इजाफा हुआ है, जबकि ख़वातीन रेडीमेड मलबूसात लेने में पहुंच गई हैं। मजीद जानते हैं सक्खर से नुमाइंदा KB शेख से। जी KB शेख, आगाह कीजिएगा। शाही बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर जो है दुकानदार को जो ना बड़ी तादाद में रश भी है। यहाँ पर जो बच्चे ख़वातीन यहाँ पर अपनी शॉपिंग की जा रही है, क्योंकि ईद करीब ही है। इस करीब की वजह से गहमा गहमी भी इजाफा हो गया है, क्योंकि अपने जो ना ख़वातीन जो अपने कपड़े सिलाने के बजाय जो रेडीमेड है वो ख़रीदे। अब मेरा कैमरा में दिखा सकता है कि रेडीमेड के जो कपड़े लगे हुए हैं वो जो ख़वातीन ख़रीदने के लिए जो अपने पसंदीदार और ड्रेसेस उठाए जा रहे हैं। इसी तरह
पर्स भी है, पर्स भी उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन की जो रश दिखाई दे रही है और चूड़ियों पर भी बड़ी रश नज़र आ रही है। आपको ये भी बताएं सिक्योरिटी के हिसाब से जो ना यहाँ पर घेर लगाए गए जो बड़ी गाड़ियाँ अंदर न आने जा सके, जिसकी वजह से रश में कमी आए और उसमें जो शहरी है उनको कोई तकलीफ हो और जो ईद करीब की वजह से जो ख़वातीन बच्चों की जो रश में इजाफा हो गया है। जी, कराची में यौम फारूक आज़म ऑर्गेनाइजेशन कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन अताउर रहमान खान, वाइस चेयरमैन फरहान अहमद सिद्दीकी की जानिब से दस्तरख्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लौकाई में यौम फारूक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी पाकिस्तान की जानिब से रोज़ेदारों के लिए चेयरमैन अताउर रहमान खान और वाइस चेयरमैन फरहान अहमद सिद्दीकी ने इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम फारूक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहदेदारान का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद गुरबा और ज़रूरतमंदों की खिदमत करना है। कराची के इलाके अल-फलाह से अगवा की गई लड़की दुआ जहरा का सुराग ना मिल सका। सिंध पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने के बजाय छोटी वीडियोस और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने लगी है। पुलिस ने अपनी नाहली छुपाने के लिए दिखावे के तौर पर अंदरूने सिंध छापे भी मारे हैं, जबकि दूसरी जानिब दुआ जहरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। माँ बाप की आंखों का नूर दुआ जहरा के लिए अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। आपको बताएं कि कराची से नौजवान लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन बजाय फौरी तहकीकात पुलिस की जानिब से ताख़ीरी हरबे सामने आने लगे हैं। पुलिस झूठ का सहारा भी लेने लगी है। दुआ जहरा के मामले पर कराची पुलिस गैर पेशा वराना निकली। हाई प्रोफाइल केस की नाक़िस तफ्तीश से केस को ख़राब कर दिया गया। पुलिस गलत फहमी में किसी और लड़की को दुआ जहरा समझ बैठी। GTV ने मुतालिका थानेदार से होने वाली बातचीत की वीडियो हासिल कर ली है, जिसमें थानेदार कह रहा है कि तहकीकात में गलती हो गई। सुजुकी में बैठने वाली लड़की दुआ जहरा नहीं थी। एडिशनल IG कराची ने गैर पेशा वराना हरकत पर SHO को मुअत्तल कर दिया। सस्पेंड नहीं हुआ, हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो गया तो होगी, तो यही केस है और क्या नहीं। इन्वेस्टिगेशन इसकी ABCC वाले बनाएंगे सर। आपकी तफ्तीश जो है ना बच्चे की 14 साल से ABCC वाले करते हैं। ABCC गार्डन जाती है। अच्छा, सही है। 14 साल से ऊपर थाने में रहती है, 14 साल तक की ABCC गार्डन। अच्छा, सरवर राजपूत साहब है, आइए सरवर साहब। तो आप इसी वजह से सर? जी जी बिल्कुल सस्पेंड, वो मतलब जो भी आपको इस केस की वजह से जी जलसे से फारिग होकर मैं आया हूँ। तो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों की तलाशी करवाते हैं। तो दूसरी रात भी सारी मैंने घरों की तलाशी की। अच्छा, जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ हमने सर्च की है। CCTV कुछ नहीं, कितने बंदे लॉकअप में? CCTV में यही गलत फहमी हो गई है। अब कुछ बात कर लेंगे मौसम की। लाहौर गहरे बादलों की लपेट में है। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइएगा दिन भर मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल देखिए, शहर का मौसम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और बताता चलूँ कि रात जो है हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा था। उसकी वजह से मौसम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हसीन हो चुका है। जबकि इस वक्त जो है गहरे बादल हैं, सूरज और बादलों की आंख मिचौली का खेल भी जारी है। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है इस वक्त कम से कम जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकती है। वहीद गुज्जर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।